Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 3rd May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download the PDF of this lecture from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download Daily MCQ and Visitation magazine from our website by clicking this link below. Alternatively, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials as well as notes. As well as you can also follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS. So if you are preparing for UPSC or other state PCS examinations, you can enroll in this online foundation batches where you can prepare your civil services preparation from the luxury of your home itself. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS prelim examinations 2021. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So if you are preparing for this year prelims examinations, then you can enroll in this mock test series. For more information you can call in this given number. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस। आज का हमारा पहला न्यूज है क्लाइमेट चेंज कॉजिंग शिफ्ट इन अर्थ एक्सिस। थोड़ा समझते हैं आखिर ये मसला क्या है। देखिए, रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई थी फिजिकल रिसर्च लेटर्स ऑफ द अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन, जिसको AGU भी बोला जाता है। उन्होंने कहा है कि ड्यू टू द सिग्निफिकेंट मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स because of global temperature rise, earth axis of rotation has been moving more than usual since 1990s. इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो हमारे पोलर आइस वगैरह जो यहाँ पर रहती है, वो पोलर आइस पिघल रही है, जिसके चलते धरती का एक्सिस ऑफ रोटेशंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू 1990s। जिसके चलते हो क्या रहा है कि हमारे धरती में दिन या एक दिन का पीरियड थोड़ा सा कुछ मिली सेकेंड बढ़ जाएगा। हालांकि उससे कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, बट फिर भी कुछ मिली सेकेंड बढ़ जा रहा है। While this changes is not expected to affect daily life, it can change the length of the day by a few millisecond. कुछ मिलीसेकेंड ये दिन के जो समय है उसको बढ़ा देगा। और बात यहाँ पर कुछ मिलीसेकेंड टाइम बढ़ने की नहीं है। बात यहाँ पर है कि आज ग्लोबल वार्मिंग हमारे इस हद तक बढ़ना शुरू हो गया है जहाँ पर हमारे जो पोलर आइस है वो पिघलना शुरू हो गई है। और अगर ऐसा ही रहा तो ग्लोबल वार्मिंग के जो दूसरे इफेक्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा विकराल रूप लेंगे, जिसके चलते हो सकता है कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो, जैसे कि बहुत सारे जो आइलैंड कंट्री से वो डूबेंगे और इससे फिर मास स्केल माइग्रेशंस होगा और फिर से वही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस स्टडी में और भी कुछ उन्होंने फाइंडिंग्स निकाली है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि सिंस 1990s क्लाइमेट चेंज हैज कॉज्ड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ ग्लेशियल आइस टू मेल्ट इनटू ओशंस। दिस हैज कॉज्ड द अर्थ पोल टू मूव इन न्यू डायरेक्शंस। आपको मालूम होगा वेंडरिंग ऑफ पोल होता है, पोल शिफ्ट हो रही है, बट ये जो शिफ्टिंग हो रही है कुछ ज्यादा हो रही है। आपको मालूम होगा कि अर्थ की जो पोल है वो शिफ्ट होती है, बट इस ग्लेशियल आइस के पिघलने के चलते ये पोल की वेंडरिंग और बहुत तेजी से हो रही है। द नॉर्थ पोल हैज शिफ्टेड इन ए न्यू ईस्टवर्ड डायरेक्शन सिंस 1990s एंड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द हाइड्रोस्फीयर पानी के लेवल में चेंजेस होने के चलते ये फ्रॉम 1995 टू 2020 द एवरेज स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट वाज 17 टाइम्स फास्टर देन द 1981 टू 1995। मतलब 1995 से लेकर 2020 में जो शिफ्ट हो रही है पोल की वो कई गुना 17 गुना ज्यादा है कंपेयर टू 1981 टू 1995। तो इट इज ऑल ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग और मेल्टिंग ऑफ आइस, जिसके चलते हाइड्रोस्फीयर बदल रहा है और इस हाइड्रोस्फीयर के बदलने के चलते पोल के भी अरेंजमेंट में शिफ्टिंग हो रही है। Also in the last 4 decades the pole moved by about 4 meters in the distance। लगभग 4 मीटर ये शिफ्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये शिफ्टिंग बहुत तेजी से हो रही है कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स।
द कैलकुलेशन वे आर बेस्ड ऑन सैटेलाइट डाटा फ्रॉम नासा, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट मिशंस, जिसको हम लोग ग्रेस भी बोलते हैं। तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मिशंस के थ्रू या कौन से सैटेलाइट डाटा के थ्रू ये डिटेक्ट किया गया है, तो इट इज ग्रेस मिशंस। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है वो इंडिया से रिलेटेड है। रिसेंटली कोर सेक्टर आउटपुट में देखा गया है कि 6.8% का एक ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है, जो लगभग 32 मंथ्स में सबसे हाईएस्ट है। रिपोर्ट ये है कि द एट कोर सेक्टर्स ग्रू बाय 6.8% इन मार्च 2021 और द हाईएस्ट इन 32 मंथ्स, 32 मंथ में ये सबसे हाईएस्ट है। और आफ्टर ए डिप ऑफ 3.88% इन फेब में ये डिप हुआ था 3.8%, बट द स्पाइक वाज लार्जली ड्यू टू द बेस इफेक्ट फ्रॉम मार्च 2020। बट ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, बट रादर ये कहा जा रहा है कि ड्यू टू बेस इफेक्ट के चलते ही ये इंक्रीज हुआ है, 6.8% का ग्रोथ मिल रहा है। ये बेस इफेक्ट क्या है हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ड्यूरिंग 2021 आउटपुट ऑफ द ड्यूरिंग 2021 अप्रैल मार्च आउटपुट ऑफ द एट सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7% एज अगेंस्ट ए पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 0.4% इन 2019-20। तो मार्च तक लगभग ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट अभी रिसेंटली 6.8% का इसमें ग्रोथ आया। 8 कोर जो सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आईआईपी के लिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के लिए। और 8 कोर में लगभग जितने भी, जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, रिफाइनरीज, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आता है इसके 8 कोर इंडस्ट्रीज में। और ये हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के लगभग ये 40.27% का वेटेज रखता है ये 8 कोर सेक्टर्स। एंड द 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर देखा जाए तो सबसे पहले है हमारा रिफाइनरीज प्रोडक्ट, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है स्टील, उसके बाद है कोल, उसके बाद है क्रूड ऑयल, उसके बाद है नेचुरल गैस और उसके बाद है सीमेंट एंड उसके बाद लास्ट है फर्टिलाइजर्स। तो ये अरेंजमेंट थोड़ा आप देख लीजिएगा, यूपीएससी में बहुत बार ये पूछा गया है कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। देखिए रिसेंटली हमने बात किया था बेस इफेक्ट का, तो बेस इफेक्ट ये है क्या थोड़ा समझते हैं। देखो बेस इफेक्ट जो होता है, द बेस इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट दैट द चॉइस ऑफ ए बेस ऑफ कंपैरिजंस और रेफरेंस कैन हैव ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन डाटा पॉइंट। देखिए बेस अगर कभी कभी क्या होता है ना कि ये इंक्रीज और डिक्रीज कभी कभी अगर बिना एक्सेस ग्रोथ के, अगर बिना एक्सेस प्रोडक्शन के अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जो जिस बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, उस बेस ईयर के चलते भी ये कहीं ना कहीं ये ग्रोथ दिखा रहा है। तो पिछले बेस ईयर से जो डाटा कलेक्ट लिया गया है, उस बेस ईयर से इस बार का जो डाटा है वो इंक्रीज है, तो इसको ये दिखा रहा है कि ये इंक्रीज हुआ है, हालांकि एक्चुअल में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। इसको और डिटेल में समझा जाए तो देखिए, सपोज करिए अगर बेस ईयर हम लेते हैं कि 2011-12 का अगर हम बेस ईयर लेते हैं, तो 2011-12 में जो इस टाइम में, जो इस पीरियड में जो था ग्रोथ, और अभी के 2020-21 में जो ग्रोथ है अभी, तो उसको देखा जाता है कि यहाँ पर कितना ग्रोथ, यहाँ पर कितना प्रोडक्शन है और यहाँ पर कितना प्रोडक्शन है। तो अगर इस बेस ईयर में सपोज करिए कुछ 100 था, तो यहाँ पर 106.8 है, तो इससे मालूम चलता है कि 6.8% का ग्रोथ है। तो हालांकि एक्चुअल में कोई ग्रोथ नहीं हुआ पिछले साल से। तो दैट इज द मेन थिंग जो बेस इफेक्ट जिसको बोलते हैं। For example, the base effect can lead to an apparent under or overstatement of the figure such as inflation rates or economic growth rates if the point chosen for the comparison has an unusual high or low value related to the current period or the overall data. तो यही वो इफेक्ट है जिसके चलते थोड़ा इंक्रीज दिखा रहा है। दूसरा, द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जंप टू 12.3%, 23%, 32.5% एंड 21.6% इन मार्च 21 एज अगेंस्ट -15.1%, -21.9% एंड -25.1% एंड -8.2% इन मार्च 2020 respectively. Hence it is due to the all low base effect. तो ये this was the reason which leads to the growth of 6.8%. होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे आपको मालूम होगा, आईआईपी इज एन इंडिकेटर दैट मेजर द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। तो पूरे इंडस्ट्रीज मिल के हमारे जो कितने प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, आईआईपी वही उसी का मेजर करता है। आईआईपी इज एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। इस गिवन पीरियड में कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का, आईआईपी उसका मेजर करता है। इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस, एंड इट इज ए कंपोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स क्लासिफाइड अंडर ब्रॉड सेक्टर, जैसे कि नेमली माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, एंड यूज बेस्ड सेक्टर्स जैसे कि बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आईआईपी का बेस ईयर ध्यान रखिएगा वो 2011-12 है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है। आईआईपी बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसियाँ यूज़ करती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, फॉर पॉलिसी मेकिंग के लिए ये डाटा यूज़ करते हैं। और आईआईपी का जो डाटा होता है एक्सट्रीमली रेलेवेंट होता है फॉर कैलकुलेशंस ऑफ द क्वार्टरली एंड एडवांस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एस्टिमेट्स। तो ये दो डाटा कहीं ना कहीं आईआईपी के लिए, आईआईपी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन डाटास के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस या पॉलिसी मेकिंग के लिए और जीडीपी कैलकुलेशंस के लिए। सो कोर इंडस्ट्रीज क्या क्या होते हैं उसको थोड़ा आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली एक नई स्नेक की स्पीसीज फाउंड हुई है वेस्टर्न घाट के रीजन में, जिसको बोलते हैं ज़ाइलोफिस दिपाकी। ये जो स्पीशीज है ये नॉन पॉइजनस होता है, किसी भी तरह का ये नुकसान नहीं पहुंचाता लोगों को, और ये जमीन या लकड़ी के डंठल के नीचे में रहता है। ये बहुत ही छोटा सांप होता है। अगर कहा जाए, ए टाइनी स्नेक ज़ाइलोफिस दिपाकी हैज बीन नेम्ड इन ऑनर ऑफ इंडियन हार्पिटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन। ये दीपक वीरप्पन जी के नाम पर रखा गया है इसका नाम, and for his contribution in erecting a new subfamily Xylophinae to accommodate wood snake। इनको wood snake भी बोला जाता है। तो Xylophinae एक तरह के सारे स्नेक की पूरी स्पीसीज होती है, और इस पूरे स्पीसीज के अंदर में 5 स्नेक्स आते हैं। हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। 5 स्नेक्स आते हैं, और पांचों स्नेक्स लगभग वुड स्नेक होते हैं और नॉन पॉइजनस होते हैं। रिसेंटली जो फाउंड हुआ है जिस स्नेक का, तो उसका नाम दिया गया है ज़ाइलोफिस दिपाकी, वो दीपक जी के नाम पर, उनको ऑनर के लिए। इसकी कुछ खासियत ये है, इट इज़ अ टाइनी स्नेक फॉर जस्ट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का ये स्नेक होता है विद इरिडेसेंट स्केल। इसके जो स्किल्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा चमकती है। और इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन कोकोनट प्लांटेशन इन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के कोकोनट प्लांटेशन में मिला था, एंड इट इज नाउ रिपोर्टेड टू बी एन एंडेमिक स्पीसीज। ये एक तरह का एंडेमिक स्पीसीज है जो इसी रीजन में मिलता है ऑफ तमिलनाडु, एंड ऑल्सो बीन साइटेड इन सम पार्ट्स ऑफ द साउदर्न वेस्टर्न घाट्स। इट इज फाउंड इन द ड्राई रीजन एंड इन लोअर एल्टीट्यूड अराउंड अगस्त्यामलाई हिल्स। तो ये कुछ आपके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, अगस्त्यामलाई हिल्स वगैरह, वेस्टर्न घाट्स और कुछ कन्याकुमारी रीजन में। तो ये एक तरह का वहां पर एंडेमिक स्पीसीज है। अगर इसके बाकी रिलेटिव्स को देखा जाए तो इट इज़ ए स्मॉल जीनस ऑफ स्नेक्स इन द फैमिली पेरिडी, और इट हैज़ 5 स्पीसीज जैसे हमने कहा, ऑल ऑफ विच आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स इन साउदर्न इंडिया। 5 स्पीसीज में से एक है ज़ाइलोफिस कैप्त्यानी, दिस इज ज़ाइलोफिस कैप्त्यानी, और दूसरा है ज़ाइलोफिस दिपाकी। ये ज़ाइलोफिस दिपाकी हमने देखा। ये है ज़ाइलोफिस मोज़ैक, दिस वन मोज़ैकस, एंड ज़ाइलोफिस पेरिथोरी, दिस वन इज ज़ाइलोफिस पेरिथोरी, और ये जो है ज़ाइलोफिस स्टेनोरैंकस। तो ये कुछ स्पीसीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सारे वुड स्नेक होते हैं, एंड ये सारे नॉन पॉइजनस होते हैं। These 5 species constitute the monotypic subfamily Xylophinae, and they are the only peridae snakes found in India। ये अकेला peridae snakes होते हैं जो इंडिया में मिलते हैं, and the only snake in the family found outside Southeast Asia countries। तो Southeast Asia रीजन का इकलौता स्नेक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ज़ाइलोफिस कैप्तानी या ज़ाइलोफिस दिपाकी। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 से रिलेटेड। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक 2021, द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 कैन पुट इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी एट रिस्क। उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी जो पिछली कोविड में हुई थी,
उसकी रिकवरी शायद नहीं हो पाएगी अभी रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि अभी सेकंड वेव हो सकता है इंडिया के रिकवरी रेट को कहीं ना कहीं स्टॉल कर दे। तो ये रीजन उन्होंने दिया है। अगर एडीओ की बोले जाते हैं, एडीओ इज अ सीरीज ऑफ एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट ऑन द डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। जितने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज है उनके बारे में ये रिपोर्ट देता है, उनके इकोनॉमिक आउटलुक वगैरह को। इसके कुछ प्रोजेक्शंस हैं, जैसे कि इंडिया के लिए प्रोजेक्शन ये दिया है कि इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होगा विल रीबाउंड स्ट्रांगली बाय 11% इन फिस्कल ईयर 2021-22। तो कहा ये कि इस रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया का जो फिस्कल ग्रोथ है वो इंक्रीज करेगा। कब वो इंक्रीज करेगा? 2021-22 के मिड में, लगभग फिस्कल ईयर 21-22 के। क्यों? ड्यू टू इकोनॉमिक रिकवरी बूस्टेड बाय इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट विल बी द मेन रीजंस। फिर से वैक्सीन रोल आउट होगा एंड इन सर्ज इन द डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज होगा, जिसके चलते हो सकता है ये इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो करे, और ये ग्रोथ लगभग 11% तक हो सकता है। अब ये भी एक्सपेक्टेड है फिलहाल। और इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ टू मॉडरेट टू 7% इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो 7% हमारा हो सकता है ग्रोथ रहे 2022-23 में। The economy is expected to have contracted by 8% in financial year 2021। 8% हमारी इकोनॉमी contracted हो गई है due to this COVID and all those situations in line with the government second advance estimate। तो ये एक रीजन है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ने एशिया के लिए भी कुछ प्रोडिक्शन दिए हैं, जैसे कि द इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेट टू रिबाउंड टू 7.3% 2021-22 and this follows a 0.2% contraction last year। 0.2% contraction हुआ था। दूसरा, डेवलपिंग एशिया comprises 46 member countries, member of ADB list on the basis of geographic groups। This include new industrialized economies, countries in Central Asia, East Asia, South Asia, Southeast Asia and the Pacific region। India is also a part of developing Asia। India भी एक developing Asia का ही part है, तो we are not developed, rather we are developing in region। तो आपको ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक का, जिसमें इंडिया को सजेस्ट किया कि इंडिया का रिबाउंड करेगा 2021-22 में लगभग 11%। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इनका एनालिसिस और है इंडिया के ऊपर में, जैसे कि इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन विल स्ट्रेंथन द कंट्रीज रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर पैंडेमिक। इंडिया को अपने सैनिटेशंस में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, हेल्थ केयर में, वाटर, और कंट्रीज के फ्यूचर पेंडेमिक से अच्छी तरह से फाइट करने के लिए। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड मोर स्ट्रांगली। Private investment is expected to pick up on improving sentiments and risk appetite and as well as accommodative credit conditions, making money less expensive to borrow and encouraging more spending। तो more spending जब तक नहीं होगी तब तक ये शायद ग्रोथ नहीं कर पाएगा। डोमेस्टिक डिमांड भी एक्सपेक्टेड टू रिमेन द मेन ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। अगर डोमेस्टिक डिमांड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा तभी ये मेन ड्राइवर होगा ग्रोथ का। Faster vaccine rollout will boost urban demands for the services, while the rural demands will be boosted by robust agricultural growth and continued government supports to farmers by expanding irrigations, improving value chains and increasing farm loan limit। तो ये कुछ सजेस्ट किया है एशियन आउटलुक ने। लास्ट उन्होंने ये कहा कि द गवर्नमेंट पुश टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थ्रू द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स विल एक्सपैंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड हेल्प इंटीग्रेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो हमें गवर्नमेंट को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स भी जो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है उसको और पुशअप करना पड़ेगा, जिसके चलते हमारे ग्रोथ इंक्रीज हो, डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज हो, और जिसके चलते इंडिया का ग्रोथ हो सके। सो वी नीड टू फाइट दिस पैंडेमिक। हमें इस पैंडेमिक के बाद रीबाउंड करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें इंडिया को वापस से ट्रैक पे लाया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम फिर मिलेंगे डीएनए के एक अगले नए सेगमेंट में। सो डू टेक वेरी गुड केयर फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर योर फैमिली एंड ट्राई टू हेल्प देम, ट्राई टू हेल्प अदर पीपल एज मच एज यू कैन। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।